नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। 11 जून 2022 का दिन एक बार फिर आईएमए के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में शामिल हो गया। आपको बता दें कि शनिवार को देश के लिए 288 और इसी के साथ आपको बता दें कि 8 मित्र देशों की सेनाओं के लिए 89 कुल 377 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हो गए। अंतिम पख पार करते हुए अधिकारी अपने अपने देश की सेना में बतौर अधिकारी के तौर पर देश की आन बान शान की रक्षा के लिए तैयार हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी में आयोजित हुए पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स ने उत्साह और जोश का प्रदर्शन किया। इस दौरान सारे जहां से अच्छा और कदम कदम बढ़ाए जा इस सैन्य धुनों पर मार्च किया गया। पासिंग आउट कोर्स को संबोधित करते हुए समीक्षा अधिकारी ने सभी को राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। जो आज पासिंग आउट कोर्स और ये उनके जो पेरेंट्स हैं और उनसे जो भी एसोसिएटेड इंस्ट्रक्शन और स्टाफ है यहाँ पे आईएमए में, उन सबके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण का दिन है। आज 377 जेंटलमैन कैडेट्स जो पासिंग आउट कोर्स के पास आउट हुए, जिसमें कि 281 इंडियन जेंटलमैन कैडेट्स हैं और बाकी 89 फॉरेन कैडेट्स हैं। तो सभी के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कड़े परिश्रम और कड़ी मेहनत के बाद, कई सालों की ट्रेनिंग के बाद, जो लोग एनडीए से आए हैं, कुछ एसीसी से आए हैं, तो काफ़ी परिश्रम के बाद उनके लिए आज ये बहुत ही एक गौरवपूर्ण दिन है, जब इनका ये एक फॉर्मल लैंड हुआ है ट्रेनिंग का, और आज ये एक भारतीय सेना के और अपनी अपनी सेनाओं के अफसर बन गए हैं। अभी तक तो आपने देखा था कोविड का जो चल रहा था उसके तहत काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, बट हमारी ट्रेनिंग और परेड में कभी कोई बदलाव नहीं आया था। एंड इस साल भी हमारी परेड पूरी जोश जुनून से चलाई गई है। 377 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिसमें से 288 भारतीय कैडेट हैं और 89 हमारे फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स हैं फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आवासीय कॉलोनी का शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत कई विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत रानीपुर, रुड़की, कानपुर और मंगलौर विधानसभा में 173 करोड़ रुपए के बजट से करीब 2400 मकानों का निर्माण होना है, जो 2025 तक सभी विधानसभाओं में मकान बनकर तैयार हो जाएंगे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे उत्तराखंड में करीब 20,000 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। जितने भी गरीब परिवार इस योजना के पात्र हैं, सभी को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों की चिंता करी जिनके पास मकान नहीं है, जिनके घरों में जो है गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आज हमने उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। लगभग 2400 से ज़्यादा मकान आज उनके शिलान्यास हुए, जल्दी ही जो है बनकर तैयार हो जाएंगे 3 योजनाओं में। और इस प्रकार की योजना के तहत लगभग पूरे प्रदेश के अंदर अभी अनेकों स्थानों पर। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को दायित्वों से यहां पर नवाज सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत हल्द्वानी में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए हैं। सीएम ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिदायत देते हुए कहा है कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किए गए काम अपने आप सब कुछ बोल देते हैं। सरकार के मुखिया के द्वारा दिए गए संकेत पर अब पार्टी में उत्साह नजर आ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि यह अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जिसमें उनके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य प्रणाली है और यही कारण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी में करने के बहुत से कार्य हैं और संगठन इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आह्वान किया है
वो भी इसी संदर्भ में है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य सौंपा जाएगा और उनका ये भी आह्वान है कि सभी कार्यकर्ता अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें। नहीं, दायित्व तो बहुतों ने पहले भी बांटे थे, लेकिन दूसरों ने क्या हश्र किया। मुख्यमंत्री खुद अपने पद पर कितने दिन तक काबिज हैं ये गारंटी नहीं है। पिछली प्रचंड बहुमत की इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला था, 57 का बहुमत मिला था। हमने 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे और तीनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में एक दूसरे के ही फैसले पलट दिए। दायित्वधारी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बनाए वो तीरथ रावत ने सारे के सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए और पुष्कर सिंह धामी ने उसके बाद बनाए ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि दायित्वधारी बनाए जाएंगे। क्या उत्तराखंड राज्य इसके लिए तैयार है? हमारा कर्ज में डूबता हुआ राज्य जिसको आपने बिल्कुल डबल कर दिया कर्ज को, क्या हम वहन कर सकते हैं उनका खर्चा? जो उनको पर्क्स दिए जाते हैं, जो उनके सारे खर्चे जो अमला जमला उनको दिया जाता है, उसका खर्च उठाने के लिए तैयार है क्या उत्तराखंड? जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई अब केंद्र से नहीं हुआ करेगी। 5,000 करोड़ का नुकसान हर वर्ष हमको झेलना पड़ेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो मुख्यमंत्री जी, अगर दायित्व आप बांट ही रहे हैं, अगर इतना जरूरी हो गया है अपने कार्यकर्ताओं को सेटल करना या कार्यकर्ताओं को की अनदेखी ना हो, इसलिए आप दायित्व बांट ही रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी टीम को थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि राज्य के ऊपर खर्च लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में बैठक की और नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की बात करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करने वाले मुस्लिम व्यापारियों का विरोध किया। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नैनीताल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश भर में नुपुर शर्मा के बीते दिनों दिए गए बयान को लेकर चल रहे विवाद पर विचार विमर्श किया। पूरे देश में कोलाहल की स्थिति है। ज्ञानवापी के विषय को लेकर तर्क वितर्क लंबे समय से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर चल रहे हैं। अलग अलग पार्टी और अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों के लोग अपने मत को वहां रखते हैं, लेकिन उस समय तनाव में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं बोल क्या रहे हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ के लिए, आराध्य के लिए, आदि अनंत से जिनकी जानकारी वर्तमान समय में है, ग्रंथों में व्याप्त है, ऐसे भगवान भोलेनाथ को, आराध्य को देश विदेश में रहने वाले हिंदू के लिए जो पूजनीय है, जो आराधनीय है, उनको हाशमी ऐसा कहता है कि साहब चौराहे पे रखा हुआ पत्थर है, किस हिंदू का खून नहीं खोलेगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म को मान्यता देते हैं, लेकिन कोई हमारे धार्मिक मान बिंदुओं को ठेस पहुंचाएगा तो मन को ठेस पहुंचती है। और ये ठेस तर्क वितर्क करने वाली, अपनी बात को प्रवक्ता के नाते चैनल पर रखने वाली हमारी बहन नुपुर शर्मा जी के माध्यम से कही गई। उन्होंने उनके ही धर्म ग्रंथ में लिखी हुई कुछ बातों को प्रकट किया, तो उससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां के आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद और प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान रविंद्र आनंद ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हो रही अनियमितताओं पर एसोसिएशन के सदस्यों पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि एक ओर तो क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य 1.5 करोड़ से ज्यादा का भोजन डकार चुके हैं और यही दूसरी ओर एसोसिएशन के अंतर्गत खेलने वाले खिलाड़ियों को एक दिन में महज 100 रुपए भत्ता दिया जा रहा है, जो खिलाड़ियों के साथ एक भत्ता मजाक है। उत्तराखंड सरकार ने मजदूरों के लिए लगभग न्यूनतम वेतन 800 रुपए तय कर रखा है, लेकिन खिलाड़ियों को महज 100 रुपए ही दिए जा रहे हैं। ऐसे में कैसे उत्तराखंड के खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा? विषय है वो CAU क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में जो अनियमितताएं बराबर सामने आ रही हैं और पाई गई हैं, उनको लेकर के है। वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को जो प्रतिदिन का भत्ता है, वो यदि यहाँ कहा जाए कि 100 रुपए प्रतिदिन दिया जा रहा है, तो ये बहुत सोचने वाली बात होगी। उत्तराखंड में और पूरे देश में जहां एक मजदूर की मजदूरी 800 रुपए प्रतिदिन है। हरिद्वार में 3 दिवसीय किसान महाकुंभ चल रहा है और इस दौरान किसान महाकुंभ में कई प्रदेशों के किसान पहुंच रहे हैं। वहीं किसान यूनियन
अम्बवतास के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह की अगुवाई में हरिद्वार देहात और आपको बता दें कि इसी के साथ हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि चौधरी कीरत सिंह का कहना है कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसानों को एकजुटता दिखानी होगी, तभी जाकर किसान सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। वहीं चौधरी कीरत सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते किसानों के मसलों को हल नहीं किया गया तो फिर से बड़े आंदोलन को झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। क्या मुद्दे हैं? एक गन्ने का पेमेंट पहले होना चाहिए, 1 महीना पहले। फैक्ट बिजली माफ होनी चाहिए 12 की, और जो उसका जो चार्ज वो रीडिंग जो हो बहुत ज्यादा भाग रही। चलिए अब खबर हरिद्वार से, जहां पर गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने पंत द्वीप स्थित 4 धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का औचक निरीक्षण कर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद सुशील कुमार ने रुड़की हरिद्वार प्राधिकरण बोर्ड की बैठक ली और पंजीकरण केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। बैठक के दौरान सुशील कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 4 धाम की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब खबर नैनीताल से है, जहां पर अमृत सरोवर परियोजना और जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी ने अमृत सरोवर के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली। नोडल अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी ने बताया कि विश्व में बढ़ते जल संकट को देखते हुए बरसात के पानी को संचित करने के लिए भारत सरकार की ओर से 2019 में जल शक्ति अभियान लागू किया गया था, जिसे 2021 में वृहद रूप से लागू करते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष प्रत्येक जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी संबंध में उन्होंने अधिकारियों के साथ वार्ता कर नैनीताल जिले में 85 जगहें चिन्हित की हैं, जिसमें कई जगहों पर काम शुरू कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बरसात के पानी को संचित किया जा सके। मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। जल शक्ति अभियान जो है ये 2019 में भारत सरकार ने शुरू किया था और 2021 से इसको भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब जगह इसको लागू किया गया है। इस अभियान का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हम जो रेन होती है उसको हम रेन वाटर को अपना कंजर्व करें। इस वर्ष इसमें भारत सरकार ने अमृत सरोवर परियोजना को भी शुरू किया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और IHM देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में चंपावत के होम स्टे संचालकों के सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 40 होम स्टे संचालकों ने हिस्सा लिया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में IHM देहरादून ने मास्टर ट्रेनर गौरव त्रिखा और जुबिन रॉय ने सॉफ्ट स्किल, हाउसकीपिंग, मार्केटिंग के बारे में बारीकी से बताया। साथ ही कार्यक्रम में जिला पर्यटन विकास अधिकारी चंपावत ने सभी प्रशिक्षुओं को राज्य सरकार की रोजगार योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं सभी प्रशिक्षुओं को पर्यटन विभाग की ओर से सर्टिफिकेट वितरित किए गए। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां पर IAS रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे हैं। IAS पर उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी के घर के साथ 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आपको बता दें कि IAS अधिकारी के खिलाफ 19 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आय से 500% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और IAS रामविलास यादव 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
प्रदेश के अंदर 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है और मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को यहां बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने अकूत संपत्तियां इकट्ठी की हैं, लगातार यहां विजिलेंस की टीमें छापामारी कर रही हैं। जो ईडी है केंद्र से, वो भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो भी देख रही है कहाँ ब्लैक मनी लोगों ने छुपा रखा है। ये असल में ये गरीबों के गाढ़े खून पसीने की कमाई है, जिससे कुछ डकाऊ सेंधमारी कर अपने ठिकाने लगा के बैठे हैं और किसी कीमत पे ऐसे भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। ये एक ट्रेलर है जो दिखाई दिया है कि कोई सचिव भी अगर इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई आईएएस इन्वॉल्व होगा और वो सोचेगा कि वो काले धन की संपत्तियों को जमा करके रखे, किसी कीमत पे ऐसे ब्लैक शिप्स को छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। विगत 5 वर्षों में 2017 से लेकर अभी तक जीरो टॉलरेंस की बात करते रही, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे बात करती रही, लेकिन देख लीजिए आपके सामने आ रहा बड़े बड़े भ्रष्टाचार इस सरकार को हुए। धीरे धीरे खुलेंगे, समय आने पर खुलेंगे। अब देख रहे हैं अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आयकर के छापे पड़ रहे हैं, आपके सामने पड़ रहे हैं। रुड़की के बारापुर भौरी गांव में नीलामी में खरीदी गई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान में उठने लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में कई पुरानी गंडम कार जल गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इन गाड़ियों को आशिफ ने नीलामी में खरीदा था। साथ ही नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में इस समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी, आपको बता दें कि इस बीच जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र में हुई बूंदाबांदी की वजह से आम जनमानस को गर्मी से राहत जरूर मिली है। इसी कड़ी में भीषण गर्मी के बीच टनकपुर में मौसम ने अचानक करवट ली, जहां हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाओं ने आम जनमानस को राहत पहुंचाई। वहीं मजदूर शिवम ने बताया कि सीतापुर में भीषण गर्मी का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज हम टनकपुर में आए हैं तो यहां हमें गर्मी से राहत मिली है। ठंडी हवाओं के साथ यहां का मौसम बहुत सुहाना हो गया है। चलिए अब खबर काशीपुर से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट को लेकर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर पुलिस अंकुश लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो रही है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि पुलिस को इस घटना से सबक लेते हुए चेकिंग अभियान तेज करना चाहिए। साथ ही कहा कि जितनी तेजी से नशे का कारोबार बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से अपराध की घटना बढ़ रही है, जिस पर पुलिस को और तेजी से संज्ञान लेना होगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस को पैनी नजर रखनी होगी, तभी जाकर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। बैंक में दिन दहाड़े ये हुई लूट, दिन में ही 4 बजे के समय पे डकैत आए और आराम से 10 लाख रुपया बैंक का लेकर के वो चलते बने। ये बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। इससे आम आदमी की भावना ये बनी है कि अगर बैंक सेफ नहीं है तो आम आदमी के घर और व्यवसाय कहाँ से, कहीं भी सेफ नहीं है। दूसरा, पुलिस के ऊपर भी ये लोगों की बात उठती है कि भाई पुलिस का भय नहीं रहा। यहाँ पर जनपद ऊधम सिंह नगर में अब चोरियों और डकैतियों का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं देहरादून में अपात्र खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपात्र को न और पात्र को हाँ योजना में अब तक राज्य में 58,374 कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तक राज्य में अपात्र राशन कार्ड धारक मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब पात्रों तक
ये राशन पहुंचाने का काम राज्य सरकार करने जा रही है, जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंच सके। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जितने अपात्र हटेंगे उतनी ही संख्या में पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पहले कार्ड सरेंडर करने की तारीख 31 मई निर्धारित की थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए 30 जून तक कर दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर सके। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा शुक्रवार को ऋषिकेश दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने बस अड्डा परिसर में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का हालचाल जाना और यात्रियों से स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रियों को और अधिक सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों से स्वास्थ्य चेकअप से संबंधित जानकारी भी हासिल की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल जांच केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा के निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल चेकअप केंद्र पर रोस्टर के अनुसार कुछ मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से गायब मिले। इस पर स्वास्थ्य विभाग की सचिव का पारा चढ़ गया। उन्होंने केंद्र प्रभारी से कर्मचारियों के ड्यूटी से गायब होने का स्पष्टीकरण मांगा। वहीं स्वास्थ्य सचिव की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टाफ में हड़कंप मच गया है। यात्रा व्यवस्था औचक रूप से मैं देखने आई थी, तो काउंटर पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी हम लोगों ने देखा। बाकी जो वेटिंग में यात्री थे उनसे पूछा, बट विशेष करके जो हमारा चिकित्सा विभाग का स्क्रीनिंग सेंटर है उसको हम लोग देखने के लिए आए थे कि वहाँ किस तरह से स्क्रीनिंग करते हैं, क्या रिकॉर्ड रखते हैं, कोई यात्री अस्वस्थ होता है तो उससे क्या राय देते हैं, किस तरह से उपचार करते हैं। वहीं बाजपुर के ग्राम बरहनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम राकेश चंद तिवारी और एसीएमओ हरेंद्र मलिक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ केके हॉस्पिटल में छापेमारी की और इस दौरान अस्पताल में बिना चिकित्सक के महिला का ऑपरेशन किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। इस दौरान एसीएमओ हरेंद्र मलिक ने बताया कि अस्पताल की शिकायत मिली थी कि जिसके चलते छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला है, जहां कुछ लोग पैसों के लालच में अस्पताल खोलकर लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ बरहनी में केके हॉस्पिटल में प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा जो पेशेंट हैं उनका उपचार किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारे जो डिप्टी सीएमओ हैं उनके साथ आज संयुक्त छापेमारी की गई और यहाँ देखा गया कि एक पेशेंट भर्ती थी, महिला पेशेंट थी, तो उनको बच्चा डिलीवरी हुई थी कल, लेकिन किस डॉक्टर के द्वारा किया गया, कौन डॉक्टर है, ये अभी न तो छापेमारी के समय मौजूद मिले और न जो पेशेंट है वो उनके द्वारा बता पाए और जो यहाँ के इसके प्रबंधक मैनेजर हैं उनके द्वारा भी ठीक से जवाब नहीं दिया गया। तो उसको देखते हुए अभी इस पर कार्रवाई की जा रही है। बाजपुर की बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो है फर्जी अस्पताल चल रहे जिनमें कि अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा व्यक्तियों द्वारा जो है ऑपरेशन किए जाते हैं। इसी सिलसिले में जो है एसडीएम साहब के साथ संयुक्त छापामारी की गई, जिसमें केके अस्पताल जो है बरहनी में, इसमें हम पहुँचे तो यहाँ पर जो है एक जिसका कि कल ऑपरेशन हुआ था बच्चे वाला, वो बढ़ती मरीज मिला हमें। तो यहाँ पर कोई भी जो है चिकित्सक नहीं था किसी भी, और जिसने ऑपरेशन किया ना यहाँ के मैंने नहीं बता पाया किसने ऑपरेशन किया। इससे प्रतीत होता कि ये किसी झोला छाप या ऐसी डॉक्टर नहीं मतलब किसी व्यक्ति ने इसको ऑपरेशन किया जिसमें बच्चे और माँ दोनों को खतरा है। इसलिए इनको जो है हमने रुद्रपुर शिफ्ट करा दिया है 108 के द्वारा, और इसको जो है जनित की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।